आइए शुरू करते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, जहां हम लगातार चर्चा कर रहे हैं में 2.3। 2.3 क्या है? ये फंक्शंस की बात बता रहा है कि एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, अभिवृत्ति की वृत्ति क्या है, अभिवृत्ति की वृत्ति क्या है, अभिवृत्ति के कार्य क्या हैं। तो 5 मुख्य बिंदु हैं इस सेक्शन में, जो पृष्ठभूमि है, अनुकूलन का कार्य है, ज्ञान संबंधी कार्य है, मूल्य अभिव्यक्ति का कार्य है और स्वयं या अहंकार की रक्षा, स्व अहं रक्षा का कार्य है। तो पहली बात हम समझते हैं कि यह है क्या। कार्ट्स ने कहा, अभिवृत्ति का प्राथमिक कार्य मनुष्य की आंतरिक आवश्यकताओं एवं बाह्य परिस्थितियों के मध्य तालमेल स्थापित करना है। कितनी सुंदर बात है। बात क्या हो रही है कि हम किसी तरह से जो भी हो रहा है हमारे बाह्य वातावरण में, उसके साथ अपना सामंजस्य बिठा लें, तालमेल बिठा लें। मेरा कोई एटीट्यूड है, मेरे एटीट्यूड में चेंज लाने की कोई जरूरत है। मेरा एटीट्यूड है कि मैं कम कपड़ा पहनता हूं, मैंने कम गर्म कपड़ा पहनता हूं, बाहर बहुत ठंड है। अब बाह्य परिस्थितियां हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार मुझे कुछ करना होगा, जिसको हम अक्सर ये समझते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी है और कोई थ्रेट है, कोई मेरी कमजोरी है या मेरी ताकत है, वल्नरेबिलिटी है या स्ट्रेंथ है, और बाहर कोई थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने आप को कैसे बदल लूं? मेरे अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है या स्ट्रेंथ है। मैं 2 बातें कर रहा हूं यहां, एक कोई वल्नरेबिलिटी की है और एक स्ट्रेंथ की है। V एंड S, वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। वल्नरेबिलिटी मानी मेरी कमजोरी, स्ट्रेंथ मानी मेरी ताकत। और बाह्य जगत में क्या है? या तो कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई थ्रेट है। अब मैं तालमेल बिठाऊंगा कि कैसे बाह्य जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसके अनुसार मैं अपनी अभिवृत्ति को बदलकर क्या कर ले जाऊं। मैं हूं प्रशासनिक अधिकारी, मेरी कमजोरी है कि मुझसे ऊंची आवाज में यदि कोई बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है। अब देखिए, संज्ञान में आई बात कि कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, यह मैं पसंद नहीं करता हूं। व्यवहार क्या होगा? मैं नाराज हो जाऊंगा। नीचे आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में कैसे बात कर ली? मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं। ठीक। अब बाह्य वातावरण क्या है? बाह्य वातावरण यह है कि वहां तो भीड़ इकट्ठी हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई या किसी बात पर विवाद हो गया है और बाहर बहुत भीड़ है, बाह्य परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और कुछ स्थानीय नेता मुझे उकसाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसके साथ ऊंची आवाज में बात करो तो ये नाराज हो जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। जैसे ही मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, डांटना शुरू करूंगा, वैसे ही वो कहेंगे कि आप सब जनसेवक से ऊंची आवाज में बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसा संभव है? ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को कार्य करना चाहिए। ओहो, बात बिगड़ गई। यानी मुझे अपने एप्टीट्यूड पर काम करने की यहां जरूरत है। मेरे जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, जो मेरी हैबिट हो गई है, जो मेरा एप्टीट्यूड है, उस पर मुझे काम करने की जरूरत है। कभी तो मैं इस पर परमानेंट काम कर पाऊंगा, कभी मैं परमानेंट काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस में भी पढ़ेंगे। यह देखिए, यह भावनात्मक परिपक्वता की भी बात आ रही है। यानी हमें जानने की क्या आवश्यकता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है हमारे सामने। बहुत मजेदार बात हुई कि अभिवृत्ति का प्राथमिक कार्य है मनुष्य की आंतरिक आवश्यकताओं, जरूरत क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल करो, नहीं ऊपर से डांट पड़नी शुरू हो जाएगी, अखबार में छपना शुरू हो जाएगा कि कलेक्टर साहब असफल रहे, कलेक्टर साहब परिस्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है, वो तो खुद चिल्लाने लग गए। बाह्य परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करना होगा। तो अभिवृत्तियां क्या कर रही हैं? अभिवृत्तियां बाह्य जगत से हमें तालमेल स्थापित करने में मदद कर रही हैं, जिसके कारण क्या होगा? यह सामाजिक जीवन का सरलीकरण कर रही हैं।
आसान हो जाएगी मेरी सोशल लाइफ, नहीं तो मेरी सोशल लाइफ रियली डिफिकल्ट हो जाती, मुश्किल हो जाती। तो कैसे हो रहा है? अब देखिए, पहली बात हो गई एडेप्टिव, अनुकूलन। बाहर का वातावरण गर्म है, मुझे कैसा वातावरण रखना चाहिए? बाहर लोग बहुत नाराज हैं, मैं क्या करूं? दुर्घटना में कुछ लोगों को शारीरिक क्षति हो गई है, मैं क्या करूं? मैं पुलिस अधिकारी हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं जिलाधिकारी हूं, अब मैं क्या करूं? तो यहां पहली बात है अनुकूलन यानी सामंजस्य। मैं हमेशा तुरंत सामंजस्य बिठाता हूं। यहां कैसे काम होता है, कैसे किया जाना चाहिए, ये कौन सा विभाग है, इस विभाग में कौन कौन से काम होते हैं, मैंने तो इस विभाग में कभी आज तक काम किया नहीं, तो मैं सामंजस्य बिठाता हूं। अनुकूलन, अनुकूलन से मतलब क्या हुआ कि किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए मैं आज क्या कर लूं? भाई इस पोस्टिंग में तो ऐसे ही चलेगा, इस पोस्टिंग में और कुछ नहीं होता। अभी तक मैं जिलाधिकारी था, मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं थी, पर्क्स बहुत थे, और तमाम नौकर चाकर, घर में काम करने वाले, छोटे शहर में पोस्टेड था तो बहुत सारी थी सुविधाएं इस तरह की। अब मेरा ओहदा तो बड़ा हो गया, सचिवालय में आ गया, बड़े शहर में आ गया, अब मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है। अब मैं फ्लैट में रहता हूं, कोठी में नहीं रहता। क्या हुआ? अब मुझे अनुकूलन करना पड़ेगा। अब यहां मुझे समझना पड़ेगा कि गाड़ी शाम को मैं स्वयं चलाऊंगा, मेरे पास कार्यालय के घंटों के बाद वाहन चालक या ड्राइवर नहीं रहता है। तो सुगमता पूर्वक जीवन जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह हुआ अनुकूलन। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें, विशेष प्रजातियों, जातियों इत्यादि के संदर्भ में देखें, तो ये वंश वृद्धि के लिए भी बहुत सारे लोग करते हैं। अब आप देखते हैं मच्छरों पर ऑल आउट का असर नहीं होता। पुरानी जो कीटनाशक दवाएं थीं या जो हमारी पद्धतियां थीं वो अब बेअसर हो गई। और तो और चिकित्सा शास्त्र में भी हम ये कहते हैं कि अब एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है, यानी जो वायरस आपके शरीर में आ गया वो मजबूत हो गया, उसने एक्लेमेटाइज कर लिया, उसने एडेप्ट कर लिया। ये है एडेप्टिव फंक्शन। तो हम और आप भी एडेप्ट करते हैं एज पर द नीड्स, जैसी वातावरण की आवश्यकता हो वैसे हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। तो बात क्या हुई? अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, स्थायी रूप से जीने के लिए, दीर्घ आयु के लिए, जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक, कभी स्थायी कभी अस्थायी परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। यह है अनुकूलन। शरीर के किसी अंग, स्थिति, सोच में जो परिवर्तन आएगा उसकी यह प्रक्रिया है। ये कोई बॉडी नहीं बदल जाएगी, बॉडी बदलेगी लेकिन किसी प्रोसेस से बदलेगी। यह शरीर का अंग या स्थिति नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमारी मनोभावनाओं में परिवर्तन लाती है। अनुकूलन द्वारा होने वाले बदलावों को, अब ये बदलाव स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं अनुकूलन जन्य लक्षण। अनुकूलन की वजह से कोई बदलाव आ गए, सब यहां आ गए, अब यहां तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही जीते हैं। तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति को बाह्य परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है, यह बात हम समझ रहे हैं। यह व्यक्ति को अपनी विशेषताओं और कार्यों को बाह्य परिवेश के अनुरूप, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित करने में मदद करती है। मैंने जब शिक्षण कार्य शुरू किया आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तब आप विद्यार्थी को डांट सकते थे, मुर्गा बना सकते थे, बेंच पर खड़ा कर सकते थे और कभी कभी तो मार देते थे ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थियों को। क्या आज ये संभव है? नहीं। वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अनुकूलन मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा। यह है अभिवृत्ति का अनुकूलन कार्य। इसे उपयोगितावादी या सहायक कार्य भी कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। उपयोगितावादी का मतलब क्या हुआ कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों या समूहों से आपको पुरस्कार की या प्रशंसा की संभावना रहती है, वहां सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो जाती है।
जैसे मान लीजिए मैं आज भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगूं, डांटने लगूं, या मान लीजिए मैं कहूं बच्चे से मुर्गा बन जाओ, वो नहीं बनेगा। अब क्या होगा? अब छात्र नेता आ जाएंगे, अब समाज में तरह तरह का विवाद उत्पन्न होने लगेगा। तो फिर हुआ क्या? ये नकारात्मक परिणाम मुझे मिला। इस नकारात्मक परिणाम की वजह से मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में बदलाव की जरूरत है, मैं बदल दूंगा। तो हुआ क्या? प्रशंसा या पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ? ये नकारात्मक रिजल्ट्स मुझे आए और निंदा या दंड की स्थिति मिल रही है। लोग कह रहे हैं भाई आप अधिकारी हैं, आपको ऐसे कैसे बोलना है, आप अध्यापक हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप अपशब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहां से मैंने और सोचा समझा कि मुझे क्या करना चाहिए। यह है उपयोगितावादी कार्य। यहां अभिवृत्ति का मुख्य कार्य क्या हुआ कि वह पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए बदलाव लाना चाहती है, बदलाव लाने में आपकी मदद करती है। यह हुआ मित्रों अनुकूलन का कार्य। इस प्रकार अभिवृत्ति का उपयोगितावादी कार्य किसी व्यक्ति को, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि इत्यादि को इस तरह से प्रवृत्त कर देता है कि व्यक्ति उसके प्रति उपयोगिता के आधार पर अपनी अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? ऐसा एटीट्यूड होगा जिससे मैं कंफर्टेबल रहूं, जिससे मुझे फायदा हो, मेरे लिए उपयोगी हो। यही है अनुकूलन का कार्य। अनुकूलन के कार्य को समझने के बाद आइए समझते हैं कि ज्ञान संबंधी कार्य क्या है। यह ज्ञान विश्वास, सूचनाओं एवं मान्यताओं से संबंधित है। जब हमारे पास कोई सूचना है, विश्वास है, मान्यता है, तो यह हमें पूर्वानुमान करने की क्षमता देता है। हम समझ पाते हैं कि क्या होने वाला है। बादल आए हैं, ठंडी हवा चल रही है, यानी बारिश की संभावनाएं हैं। यह व्यक्तियों तथा समुदायों के प्रति या परिस्थितियों के प्रति, घटनाओं के प्रति हमारी समझ को विकसित करता है। हम समझ पाते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। आप अपने घर में भी अक्सर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली, कुछ आपने सेंस कर लिया, उससे आप समझ जाते हैं कि अब ये तो भाई अभी घर में झगड़ा होने वाला है, पिताजी नाराज होने वाले हैं, माताजी का मन बहुत खराब है, बॉस क्या करने वाला है। जैसे प्राकृतिक वातावरण है, ऐसे ही हमारा सामाजिक वातावरण है और इन सब के प्रति हमारी समझ विकसित होती है। और हम सबको इसके स्पष्ट एवं सार्थक ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्यों? जिससे हम व्यावहारिक जीवन में समाज तथा देश दुनिया के बारे में कोई समझ विकसित कर सकें। और जैसे ही यह समझ विकसित होगी तो मित्रों क्या फायदा होगा? हम सामंजस्य बिठा सकेंगे, अनुकूलन कर पाएंगे। अभिवृत्ति अनुकूल और सकारात्मक कब होगी? जब हमें ज्ञान होगा, समझ में आएगा। तो यहां हमारा ज्ञान काम आएगा और ज्ञान में वृद्धि भी होगी, दोनों काम होते रहेंगे। अभिवृत्ति यदि नकारात्मक या प्रतिकूल होगी तो ज्ञान में भी वृद्धि होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और अगर यह सकारात्मक होगी, अनुकूल होगी, तो फिर ज्ञान में वृद्धि हमारे होगी। अभिवृत्ति उपलब्ध नई जानकारी, तथ्यों, आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने में सहायता करती है। देखिए, ज्ञान से अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ रहा है और अभिवृत्ति हमें मदद भी कर रही है कि हम इस ज्ञान को, सूचनाओं को कैसे लें, कैसे दें और कैसे सुव्यवस्थित करें। व्यक्ति अपने जिस सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्व को देखता है, उसके पास 3 दृष्टिकोण हैं। एक सामाजिक दृष्टिकोण है, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है और एक नैतिक दृष्टिकोण है। इससे वो क्या कर रहा है? विश्व को देख रहा है और उसके विषय में उसका ज्ञान सुसंगत हो रहा है, मतलब उससे मिलता जुलता हो रहा है, संगति स्थापित कर रहा है कि अच्छा, ओहो ठंडी हवा चल रही है, पता चल गया। अच्छा, युद्ध की संभावनाएं हैं, अच्छा, बीमारी फैल रही है। और यहां से वो सुसंगति के अनुसार अपेक्षाकृत स्थिर हो जाता है, उसकी धारणा कोई विकसित हो जाती है और यही अभिवृत्तियां
मूल ज्ञान प्रकार्य का कार्य करती हैं। यही अभिवृत्तियों के मूल ज्ञान प्रकार्य का कार्य है। क्योंकि अभिवृत्ति आत्मनिष्ठ है, अतः यह अनिवार्य नहीं है कि अभिवृत्तियों से प्राप्त ज्ञान एवं तथ्य की व्याख्या एकदम सटीक हो। मैं कैसे समझता हूं, आप कैसे समझते हैं, हम दोनों की समझ में अलग बातें आएंगी, हम दोनों की समझ अलग अलग होगी। इसीलिए इसको हम ये कह रहे हैं कि ये आत्मनिष्ठ है, ये व्यक्तिपरक है या आत्मनिष्ठ है। ये मेरी और आपकी अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसीलिए एकदम सटीक व्याख्या हम कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो ये हुआ मित्रों ज्ञान संबंधी कार्य। अब जब हमें कुछ एडेप्टिव समझ में आया कि कहाँ हमें अपने आप को बदलना है, कैसे समझ में आया, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान मिल गया था, तो फिर यह अभिव्यक्त कैसे होगा? यह अभिव्यक्त होगा मूल्य अभिव्यक्ति के कार्य के रूप में। अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति के मूल्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम किसको महत्व देते हैं? मूल्य, व्यक्ति, विचार, वस्तु इत्यादि घटना आप सब समझ रहे हैं। हम किसको क्या मूल्य दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि हमारा एटीट्यूड या अभिवृत्ति उसके प्रति कैसी है। अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त हुए, एक्सप्रेस्ड हुए मूल्य सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को समाविष्ट करते हैं। जो सार्वजनिक जीवन में उचित माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वही मेरे लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अनुकूलन, उस मूल्य के बारे में दूसरों के द्वारा सुझाव आलोचना से व्यक्ति अपने मूल्यों के परिष्करण में लगा रहता है और उससे सहायता मिलती है। मेरी कोई सोच है, मेरी सोच है, मेरे मूल्य है, लेकिन देखिए हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मेरी सोच है, मेरे कुछ मूल्य हैं, मेरी कोई धारणा है, और फिर सार्वजनिक जीवन के कुछ मूल्य हैं। मेरे मूल्य मेरी अभिवृत्ति को बना रहे हैं, सार्वजनिक मूल्य ये बता रहे हैं कि मेरे मूल्य सार्वजनिक मूल्यों से सुसंगत है या नहीं। और जैसे ही मुझे पता चला, ओहो यहां ऐसे नहीं किया जाता, तो क्या हुआ? परिष्करण हो गया, रिफाइनमेंट। मैंने अपने मूल्यों को तुरंत इंप्रूव किया, रिफाइन किया। यानी दो बातें हुई, मूल्यों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है और परिष्करण हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम मूल्य अभिव्यक्त करते हैं तो इससे दो उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। एक या तो रिइंफोर्समेंट हो रहा है या रिफाइनमेंट हो रहा है। मेरा मूल्य सामाजिक मूल्यों के अनुरूप पाया गया तो क्या हुआ? रिइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। मेरा मूल्य सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं पाया गया तो यानी मुझे बदलाव की जरूरत है। फिर क्या होगा? रिफाइनमेंट। कभी कभी पूरा बदलने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो पूरा चेंज भी हमें करने की जरूरत पड़ती है। मूल्य स्थिति आधारित होते हैं। हम लगातार समझ रहे हैं कि मूल्य बदलते रहते हैं, व्यक्तिपरक हैं, सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं, और ये अभिवृत्ति के परिणाम स्वरूप सक्रिय होते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति के अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने को प्रेरित करती है। मैं किसको वरीयता देता हूं, मैं वही व्यवहार करूंगा, यह मेरा एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। सड़क पर कोई गिर गया, मैं पीड़ित व्यक्ति को सहायता करना महत्वपूर्ण मानता हूं, मैं रुककर उसकी मदद करूंगा। मैं इसको मूल्यवान नहीं मानता तो मैं मुंह फेरकर चल दूंगा। एटीट्यूड। व्यक्ति स्वयं को दूसरों के समक्ष मूल्यों में अपनी व्यक्तिगत आस्था को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। कैसे? क्योंकि यही मूल्य अभिव्यक्ति का कार्य है जो हम करते हैं। कहां से? अभिवृत्ति की मदद से, एटीट्यूड की मदद से। और ये हमारे लिए क्या कर रही है? ये स्व या अहंकार की रक्षा का काम कर रही है। स्व या अहं की रक्षा। स्व की रक्षा या अहं की रक्षा का अर्थ क्या है? स्वयं की रक्षा। लेकिन ये रक्षा कौन सी है? ये शारीरिक रक्षा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रक्षा है। मेरा भी कोई अस्तित्व है, मैं ऐसे ही जीता हूं और मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो मेरा एटीट्यूड उसके बारे में बताता है। यह स्व उसका मनोवैज्ञानिक रूप है और यह स्व उसके विचारों, धारणाओं और सिद्धांतों से बनता है। और यहां देखिए, हमने कहा सिद्धांत या जिन सिद्धांतों को वो मूल्यवान
मानता है। विचारों, धारणाओं और सिद्धांतों को हम क्या मूल्य दे रहे हैं, इससे व्यक्ति का स्व बनता है। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो समाज की सेवा के लिए कार्य करता है। मैं वो हूं जो दान देना चाहता है। मैं वो हूं जो अपने सुख की चिंता करता है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। जब कभी भी किसी विचार या घटना से व्यक्ति का स्व प्रभावित होता है, सेल्फ प्रभावित होता है, तो उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है वो बदल जाती है और उसके स्थान पर नई अभिवृत्ति हो जाती है। का मतलब क्या हुआ कि मेरा कोई एटीट्यूड है, मेरी कोई अभिवृत्ति है, लेकिन इस अभिवृत्ति की वजह से मेरा अस्तित्व ही खतरे में आ जा रहा है। मैं अब जी ना पाऊंगा इस तरह से। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुरंत अपनी एटीट्यूड को बदलूंगा। अपने एटीट्यूड को कैसे बदलूंगा? आप क्या गंदे पानी में चल सकते हैं? कभी नाले के पानी में चल सकते हैं? आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, हम कभी नाले के पानी में चलेंगे? बाढ़ में चले हैं कि नहीं कभी? जब सड़क पर पानी भर जाता है, ये सड़क पर भरा हुआ पानी क्या है? नाले और गटर का पानी नहीं है तो क्या है? क्या ये पवित्र जल है? बिस्लरी का वाटर है? नहीं। तो हो क्या रहा है कि आपका स्व तो प्रभावित होता है स्वच्छता से, लेकिन अब वो स्वच्छता संभव ही नहीं है। बाढ़ है, जान बचानी है, पानी भरा हुआ है, यहां से निकलना है, तो अब आपकी अभिवृत्ति बदल रही है। क्यों? क्योंकि आपको जीवन बचाना है। तो अभिव्यक्ति को इसीलिए हम मित्रों भावनात्मक संघर्ष के रूप में भी देखते हैं। यहां क्या हो रहा है? भावनात्मक संघर्ष, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हम अभी करेंगे यूनिट 4 में, लेकिन यहां हम समझ पा रहे हैं कि यह भावनात्मक संघर्षों को सहने, बर्दाश्त करने तथा आदर सम्मान की रक्षा करने में मदद कर रहा है। अभिवृत्ति सहायक होती है। अब मेरा एटीट्यूड क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम इसी में चले जाएंगे, हम इसमें नहीं जा पाएंगे। तो यहां से मैं कुछ सीखता हूं और अभिवृत्तियां बदलती हैं। अतः अभिवृत्ति का अहम रक्षात्मक कार्य व्यक्ति के आत्मसम्मान या अहम की रक्षा करने में सहायक होता है, और यह तब तक कार्य करेगा जब तक कि मैं अपने को इसकी मदद से सुरक्षित रखने में सफल रहता हूं। तो मित्रों, इतनी बात हुई हमारी इस सेक्शन 2.3 की, जहां हमने समझा कि अभिवृत्ति की वृत्ति क्या है, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं। एटीट्यूड के बारे में यूनिट 2 में हम 3 चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। कंटेंट यानी अंतर्वस्तु, संरचना यानी स्ट्रक्चर, वृत्ति या फंक्शन। आगे की बात हम करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है। हमारा आपका काम यही है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कब तक? जब तक सफलता न मिल जाए, जब तक चुनाव न हो जाए। मैं और आप इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम मूल्य आधारित जीवन जीते हैं, और हम जब तक अपने माता पिता के सपनों को साकार नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर देंगे कि यस हम कर सकते हैं, तब तक हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।